भारतीय संविधान में आपका जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक किसका वर्णन है? आपका नागरिकता का वर्णन है, सिटीजनशिप का वर्णन है। अब सबसे पहली बात आती है नागरिकता होती क्या है। तो यहां पर एक डेफिनेशन लिखेंगे आपका, किसकी? नागरिकता की डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। नागरिकता होती क्या है? तो यह है आपका राज्य और जनता के बीच संबंध। राज्य और जनता के बीच संबंध, राज्य और जनता के बीच संबंध, ठीक है। इसके अलग इसकी परिभाषा लिखेंगे, राज्य द्वारा जनता को दिए गए अधिकारों को उपयोग करने का जनता का अधिकार। आपको अधिकार तो दे दिए, बट किस हक से आप उन अधिकारों का उपयोग करेंगे? वो हक जो आपका अधिकार है वो यही है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस राज्य से, जो इस सरकार से संबंधित है, किससे? कि हम यहाँ के नागरिक हैं। जैसे आप अपने पिता से संबंधित है, आपका जो रिश्ता है बेटे का, बेटी का, पति के साथ पत्नी का, माँ के साथ बेटे का, बहू का जो रिश्ता होता है, इसी प्रकार राज्य का अपनी जनता के साथ एक रिश्ता होता है, एक संबंध होता है। उस रिश्ते को, उस संबंध को नागरिकता कहते हैं। क्या? उस रिश्ते को, उस संबंध को नागरिकता कहते हैं। एक निश्चित सीमा क्षेत्र के अंदर जो लोग रहते हैं, जिन पर एक निश्चित प्रशासन होता है, तो उस प्रशासन और जनता के बीच में, जो लोग रहते हैं उनके बीच में और जो प्रशासन होता है उनके बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध को आपका नागरिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस संबंध को नागरिकता कहा जाता है। अगर बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक कुछ विशेष प्रावधानों का वर्णन करता है, जिन प्रावधानों को हम नागरिकता संबंधी प्रावधान कहते हैं। क्या कहते हैं इन संबंधों को? हम इन्हें कहते हैं हम नागरिकता संबंधी प्रावधान, ठीक है। अब बात आती है कि नागरिक क्या होते हैं, और अगर आप राज्य से संबंधित नहीं है तो आप क्या होते हैं? आप होते हैं विदेशी। तो नागरिक में और विदेशी में अंतर क्या होता है? एक होता है आपका नागरिक, दूसरा होता है आपका विदेशी। नागरिक का मतलब है आप उस निश्चित सीमा क्षेत्र पर जो सरकार है, जो उस पर प्रशासन है, उस प्रशासन के साथ आप डायरेक्ट संबंधित हैं, ये आपका क्या कहलाता है? ये आप हैं नागरिक। अगर आप उस प्रशासन के साथ डायरेक्ट संबंधित नहीं है, क्या? अगर आप ऐसे प्रशासन के अधीन हैं, ऐसे प्रशासन के अधीन हैं जिससे आप संबंधित नहीं हैं, जिससे आप संबंधित नहीं हैं, संबंधित नहीं हैं, तो ये ऐसी अगर कंडीशन बनी हुई, आप किसी ऐसे राज्य में रह रहे हैं जिसकी सरकार से आपका कोई लेना देना नहीं है, जो सरकार आपको पूरे अधिकार प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है, तो उस कंडीशन में आप उस राज्य के नागरिक नहीं होंगे। अगर उस भू क्षेत्र पर आप रह भी रहे हैं और उस प्रशासन के साथ आप संबंधित ही नहीं है, वहां के आपने कुछ विशेष अधिकारों का उपयोग करने की आपको शक्ति नहीं है, तो आप वहां के नागरिक नहीं है। क्या? आप वहां के नागरिक नहीं है। अब भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं, तो भारतीय संविधान कुछ विशेष प्रावधानों की बात करता है। क्या बात करता है? भारतीय संविधान कुछ विशेष प्रावधानों की बात करता है। इनमें प्रावधान क्या आते हैं? बात करेंगे भारतीय नागरिकता के भाग की, भाग 2 अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5, क्योंकि नागरिकता जो है कहां से आपका 5 से 11 तक है। कहां तक है आपका? अनुच्छेद 5 से 11 तक है आपकी नागरिकता। तो जो भी आपके टर्म्स हैं, भाई नागरिकों को कौन से अधिकार हैं, विदेशियों को कौन से अधिकार हैं, जो भी आपकी चीजें हैं वो सारी की सारी इन अनुच्छेद 5 से 11 तक ही आ जाती हैं। क्या?
इन 5 से 11 तक ही आ जाती हैं। अब अनुच्छेद 5 में हम कहते हैं क्या, नागरिकता देने का प्रावधान। नागरिकता के प्रावधान, नागरिकता के प्रावधान। हम कैसे अपनी नागरिकता देंगे, कहां है आपका, आर्टिकल 5 में है। सबसे पहला जो आधार है वो है आपका जन्म के आधार पर नागरिकता, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। दूसरा आपका वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। देखिएगा यहां पर जो पहला जो आधार लिखा हुआ है, हम नागरिकता देने का जो आधार बनाते हैं वो आपका है जन्म के आधार पर। अगर हम बात करें आर्टिकल 5 की, तो यहां पर लिखा हुआ है संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय, लागू होने के समय भारतीय सीमा क्षेत्र में, भारतीय सीमा क्षेत्र में, क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति, सभी व्यक्ति भारत के, सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। ये परिभाषा, ये लाइन लिखी हुई है आपके आर्टिकल 5 में। अब आर्टिकल 5 में जब ये लाइन नोट की गई है, उस दिन की थी जिस दिन हमने अपना संविधान लागू किया था। भाई आज 26 जनवरी 1950 को हम अपना संविधान लागू कर रहे हैं। अब 26 जनवरी 1950 के बाद की क्या कंडीशन बनेगी, बाद में हमने अपने संविधान में लाइन जोड़ दी कि जन्म के आधार पर जिस भी व्यक्ति का जन्म भारतीय सीमा क्षेत्र में हुआ होगा, क्या, जिस भी व्यक्ति का जन्म भारतीय सीमा क्षेत्र में हुआ होगा वो भारत का नागरिक होगा। क्या होगा, वो भारत का नागरिक होगा। अब वो व्यक्ति भारत का नागरिक है, ठीक है, मान लिया, लेकिन किस आधार पर, जन्म के आधार पर, तो ठीक है, मान लिया। अब एक चीज बताइएगा, ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था आपका कब, 1956, 1956। 1956, 1956 में हमने नागरिकता के आधार में जोड़ा कि जो व्यक्ति भारत में जन्म लेगा वो भारत का नागरिक होगा। अब जब हमने ये टर्म जोड़ दी, क्या, जब हमने अपने संविधान में ये आधार, ये बेस बना दिया, on the basis of birthplace we can consider as a citizen of India, we can consider as a citizen of India by the place of birth। अगर किसी का जन्म स्थान भारत है, अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अमेरिका का है, ब्रिटेन का है, जर्मनी का है, कहीं का भी है, कोई महिला है, मेडिकल इमरजेंसी में उसको किसी दूसरे देश में शिफ्ट करना है, और मेडिकल इमरजेंसी के दौरान जिस प्लेन से उसको लेकर जाया जा रहा है, जिस एयर एम्बुलेंस से उसको लेकर जाया जा रहा है, अगर वो एयर एम्बुलेंस भारतीय सीमा क्षेत्र से होकर गुजर रही है और उस कंडीशन में उस भारतीय सीमा क्षेत्र में उस महिला की डिलीवरी हो जाए, किसी बच्चे का जन्म हो जाए, अब क्या वो बच्चा जन्म के आधार पर भारत का नागरिक होगा? अगर कोई टूरिस्ट वीजा पर भारत आया है, कोई विदेशी नागरिक है वो भारत आया है, तो क्या अगर उस टूरिस्ट वीजा के दौरान 3 महीने की, 6 महीने की उस समयावधि के दौरान किसी महिला का डिलीवरी हो जाए, तो क्या वो बच्चा जन्म के आधार पर भारत का नागरिक होगा? अगर कोई शिप जा रहा है भारतीय जल सीमा क्षेत्र से, तो उसको गुजरने में तो काफी टाइम लगेगा, उसमें कोई परिवार रह रहा है, काफी लंबे समय से वो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उस ड्यूरेशन में अगर किसी महिला की डिलीवरी हो जाए, किसी को प्रसव हो जाए, किसी बच्चे का जन्म हो जाए, तो क्या वो बच्चा जन्म के आधार पर भारत का नागरिक होगा? संविधान तो कहता है, 1956 अधिनियम कहता है कि जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दे सकते हैं, लेकिन यहां पर त्रुटि हो गई। क्या हुआ, यहां पर त्रुटि हो गई। वंश के आधार पर हमने नागरिकता संशोधन अधिनियम आता है 1986, कौन सा, 1986, 1996 जो 86 अधिनियम आता है, ये 1986 अधिनियम कहता है कि वंश के आधार पर, किस पर, वंश के आधार पर, यदि पिता भारतीय हो, यदि पिता भारतीय, यदि पिता भारतीय हो। अब आप वंश के आधार पर किसी को नागरिकता देते हैं,
क्या, वंश के आधार पर किसी को नागरिकता दे देते हैं। अब जब आप वंश के आधार पर किसी को नागरिकता दे रहे हैं तो क्या इसमें सिर्फ पिता भारतीय होना चाहिए? अगर कोई भारतीय लड़की है, अगर कोई भारतीय लड़की है, कोई महिला है, विदेश में जाकर काम करती है, किसी जॉब के लिए, किसी चीज के लिए विदेश जाती है, वहां वो वैवाह संबंध स्थापित कर लेती है, उसके बाद उस भारतीय लड़की को किसी पुत्र रत्न की, पुत्री की, किसी भी संतान की प्राप्ति होती है, वो बच्चे को जन्म देती है, तो क्या उसका बच्चा वापस आने पर भारत का नागरिक नहीं होगा? उस महिला के साथ वहां पर कोई ट्रेजेडी हो जाती है, जिस व्यक्ति से उसने विवाह संबंध स्थापित किया था उसकी मौत हो जाती है, कोई और अनफेवरेबल कंडीशन बन जाती है, वो लड़की भारत आती है, वो लड़की तो भारत की है ना, वो तो पैदा भी भारत में हुई है, उसके माता पिता भारत में रह रहे हैं, वो कुछ दिनों के लिए विवाह संबंध स्थापित करके 5-10 साल की अवधि भी हो सकती है, उसके लिए विदेश चली गई, उसका बच्चा क्या भारत का नागरिक नहीं होगा? क्योंकि उस बच्चे का कोई वारिस नहीं है, जो पिता था उस बच्चे का मर चुका है, माता उसकी भारतीय है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986 वी कैन से ओनली दैट इफ फादर इज इंडियन, इफ फादर इज इंडियन, यदि केवल भारतीय पिता है तो ही बच्चा भारत का नागरिक होगा, तो ये तो गलत है। अगर माता भी भारतीय हो, अब आता है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992 अधिनियम में जोड़ा जाता है, माता भी भारतीय हो तो भी दे दी जाएगी, माता भी भारतीय हो, अगर किसी की माता भी भारतीय हो तो भी उस व्यक्ति को, उस बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। किसके आधार पर? वंश के आधार पर। किसके आधार पर? वंश के आधार पर वो बच्चा भारत का नागरिक हो जाएगा। कब की बात है? 1992 की। उसके बाद एक और अधिनियम आता है आपका, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 यहां पर लिखेंगे एक बार हम, नागरिकता संशोधन, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। 2003 यहां पर पहली बार जो आपकी धारणा दी गई थी, वंश या मूल के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, मूल वंश के आधार पर नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता का प्रावधान, मूल वंश के आधार पर नागरिकता का प्रावधान, ये कब किया गया? आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में। इसे क्या गया 2005 में फिर यहां पर किया गया क्या? पीआईओ कार्ड। पीआईओ कार्ड का मतलब क्या है? पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन, इंडिया ओरिजिन। इसे कहा जाता है भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति। अब इस भारतीय मूल के व्यक्ति की जो अवधारणा थी, इसमें कौन कौन को इंक्लूड किया गया था आपका? यदि किसी का, यदि दादा दादी, यदि दादा दादी, दादा दादी या नाना नानी, नाना नानी में से भी कोई भारतीय हो, कोई भारतीय हो तो भी मूल वंश के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, मूल वंश के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है, नागरिकता दी जा सकती है। यदि आपके दादा दादी नाना नानी में से भी कोई भारतीय है, आपका परिवार, आपके माता पिता विदेश में किसी भी देश में जाकर रहते हैं, तो आपको नागरिकता दी जा सकती है। किस आधार पर? मूल वंश के आधार पर, पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन। पीआईओ कार्ड यहां पर आपका इशू करना स्टार्ट किया था किसने? गवर्नमेंट ने। कब? आपका 2005 में। पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन कार्ड आपका कब से स्टार्ट हुआ? 2005 से।
तो ये नागरिकता के आधार पर सबसे पहला जो नागरिकता का आधार है वो क्या है आपका, वो है आपका जन्म के आधार पर। दूसरा जो आधार है वो है वंश के आधार पर। वंश के आधार में पहले इंक्लूड किया गया था आपका सिर्फ पिता को, उसके बाद 1992 में इंक्लूड किया गया माता को, उसके बाद 2003 में पूरा मूल वंश को इंक्लूड किया गया और परिभाषा दी गई यदि किसी व्यक्ति के, यदि किसी शिशु के, यदि किसी बच्चे के दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी, दोनों हो या ना हो, कोई एक भी अगर भारतीय है तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अब इसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं, किसमें आपका पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन पीआईओ कार्ड देने में कुछ विशेष शर्तें रखी गई हैं। क्या शर्तें रखी गई हैं पीआईओ कार्ड में आपका, मूल वंश में म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्लियर है भाई। अगर मूल वंश में, क्योंकि पाकिस्तान भारत का अंग रहा है, बांग्लादेश भारत का अंग रहा है, 1937 से पहले म्यांमार भी भारत का अंग रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ 1937 के बंटवारे में म्यांमार चला गया होगा तो उसकी तीसरी पीढ़ी डेफिनेटली अभी जिंदा है, अभी तो वो हमारे जैसी एज के होंगे, उनकी तीसरी पीढ़ी, तो वो अगर भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करती है तो उनको मूल वंश के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। यानी कि पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन जो आपका पीआईओ कार्ड दिया जाता है, इस पीआईओ कार्ड को दिए जाने में शर्त रखी गई है कि इन लोगों को ये कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। अब इन लोगों की मर्जी है ये भारत में आकर रहें या ना रहें। इन्होंने आवेदन किया भाई, जो मूल वंश के आधार पर नागरिकता के लिए उन्होंने आवेदन किया, इन्होंने नागरिकता ग्रहण कर ली भारत की, उसके बावजूद भी अगर ये भारत में नहीं रह रहे हैं तो भाई, क्योंकि इनकी जो फैमिली बिजनेस है, जो वर्क है, इनका कुछ भी व्यवसाय है, कुछ भी इनका घर परिवार जो भी है वो तो किसी भी एक्स कंट्री में है, अब ये आ रहे हैं भारत सिर्फ नागरिकता लेने के लिए। ऐसी कंडीशन में इनको एक सुविधा दी जाती है, कौन सी, आजीवन वीजा। आजीवन वीजा की सुविधा इनको दी जाती है, आजीवन वीजा की सुविधा इनको दी जाती है, आजीवन वीजा की सुविधा इनको दी जाती है। उसके बाद यदि पीआईओ कार्डधारी 5 वर्ष भारत में रहें तो इनको पूर्ण नागरिक का दर्जा दे दिया जाता है, तो इनको पूर्ण नागरिक का दर्जा दे दिया जाता है, पूर्ण नागरिक का दर्जा मिल जाता है, दर्जा मिल जाता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। मूल वंश के आधार पर अगर आप किसी को नागरिकता देते हैं तो वो व्यक्ति भारत में रहे ना रहे ये उसकी मर्जी है। हाँ, भारत की नागरिकता लेने के बाद उसे उस स्पेसिफिक कंट्री की जो भी उसने सिटीजनशिप नागरिकता ली है उसको त्यागना पड़ेगा। ठीक है, उसको त्याग देगा, भारत का नागरिक बन जाएगा। अब वो चाहे जहां अपना बिजनेस कर रहा हो, जहां अपना व्यवसाय कर रहा हो, वो भारत का नागरिक है। उसके बाद अगर वो वहां से बिजनेस को सेटल करके भारत आ जाता है, वहां से बिजनेस को सेटल करके भारत आ जाता है तो ऐसे सिचुएशन में उसको 5 वर्ष भारत में रहने के बाद भारत की नागरिकता, पूर्ण नागरिकता मिल जाती है। हालांकि वो भी पूर्ण नागरिकता है, लेकिन जब तक इसको कुछ अधिकार नहीं दिए जाते, जैसे आपका जो आर्टिकल 16 है, लोक नियोजन में समानता का अधिकार, वोटिंग का अधिकार, आर्टिकल 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो इनको नहीं दी जाती, वो इनको नहीं दी जाती। क्लियर है यहां तक चीजें? बिल्कुल क्लियर है। चलिएगा, अब हमने अभी तक जो बात की है, किस किस की बात की है? सबसे पहले अभी तक हम सिर्फ आर्टिकल कौन से की बात की है? आर्टिकल 5 की बात की है। देखिएगा, यहां हमने नागरिकता की बात की, यहां हमने नागरिकता की बात की। नागरिकता होती क्या है? तो राज्य द्वारा
जनता को जो अधिकार उपयोग करने का अधिकार दिया गया है वो नागरिकता है। राज्य और जनता के बीच जो संबंध है वो भी नागरिकता है। उसके बाद हमने बात की किसके बारे में, नागरिकता के प्रावधानों के बारे में, आर्टिकल 5 के बारे में। दो प्रावधान अभी हमने पढ़े हैं, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर। किसके आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर। ठीक है, संविधान लागू होने के समय भारतीय सीमा क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। इसके बाद हमने पढ़ा है आपका क्या, मूल वंश के आधार पर नागरिकता। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा है आपका जो मूल वंश में किस किस को शामिल नहीं किया गया है, और जो पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन है, पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन पीआईओ कार्डधारी व्यक्ति हैं, उनको क्या सुविधा मिलती है और क्या सुविधा नहीं मिलती है। ठीक है, चलिएगा अब बात करते हैं नागरिकता के अन्य आधारों पर। टॉपिक वही लिखकर चलेंगे, नागरिकता के आधार, नागरिकता प्राप्त करने के आधार। नागरिकता प्राप्त करने के आधार। पहला हम पढ़ चुके हैं कौन सा, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। दूसरा हम पढ़ चुके हैं वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। तीसरा है आपका पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। चौथा है आपका देशीयकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर। और पांचवा है आपका अधिग्रहण, क्षेत्र अधिग्रहण, क्षेत्र अधिग्रहण, अधिग्रहण कर लिए जाने पर, कर लिए जाने पर। यह भी आपका नागरिकता का आधार है। अब देखिएगा, ये दो आप समझ चुके हैं। पंजीकरण समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिक है, भारत में रह रहा है, भारत में अपना रजिस्ट्रेशन करा ले और भारत का नागरिक बन जाए। जैसे कि आपका इसका एग्जांपल है आपका अक्षय कुमार। कौन है आपका, अक्षय कुमार। ठीक है, अक्षय कुमार कनाडा का नागरिक था, बहुत दिन पहले उसने भारतीय नागरिकता त्याग दी थी। उसके बाद जब यहाँ चीजें हाईलाइट हुई तो उसने भारत की नागरिकता वापस स्वीकार कर ली। किस आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। ठीक है, अब बात करते हैं देशीयकरण के आधार पर। अभी 2019 में एक चीज हुई थी आपका, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में जो संशोधन था वो संशोधन यही था, क्या, वो संशोधन यही था, कुछ विशेष देशों की सूची उसमें दी गई थी। उन देशों से आकर भारत में वो लोग जो 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं, वो लोग देशीयकरण के आधार पर, किसके आधार पर, देशीयकरण के आधार पर भारत के नागरिक होंगे। यानी कि 7 वर्ष की यहां पर समय सीमा दी गई है। 7 वर्ष से अधिक समय से यदि कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो वो भारत का नागरिक होगा। 7 वर्ष से अधिक किसी को भारत में, वो अवैध प्रवासी अगर है तो उस कंडीशन में नागरिकता के जो समाप्ति के आधार हैं उनमें उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। बट अगर 7 वर्ष से अधिक समय से वो व्यक्ति भारत में रह रहा है तो वो भारत की नागरिकता का पात्र है। ठीक है, उसके बाद क्षेत्र अधिग्रहण कर लिए जाने पर। अभी लास्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 कहता है कि भारत किसी भी क्षेत्र को अधिग्रहित कर सकता है। जैसे बेरोबारी कांड में हमने क्या किया था, जो बेरोबारी केस हमने पढ़ा, हमने अपना कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दिया था क्योंकि वो विवादित क्षेत्र था। ऐसे ही हमने तीस्ता नदी विवाद पढ़ा था, जो धोबी का गलियारा या एनक्लेव 111 था, उसमें क्या किया, हमने सेटलमेंट किया था बांग्लादेश के साथ 2015 में। उस सेटलमेंट में हमने क्या किया था, जो तीस्ता नदी वाला क्षेत्र था, उस तीस्ता नदी वाले क्षेत्र में कुछ हिस्सा बांग्लादेश का हमारे पास आया था और कुछ हिस्सा हमने अपना बांग्लादेश को दिया था। अब जो हमने हिस्सा लिया था उसमें बंगाल में एक नया जिला बना था कलिम्पोंग। कौन सा, बंगाल में एक नया डिस्ट्रिक्ट बना था कलिम्पोंग। कब बना था, 2018 में। कब बना था, 2018 में। तो अगर हम किसी क्षेत्र को, किसी अन्य देश के किसी क्षेत्र विशेष पर अधिकार जमा लेते हैं, उसको अधिग्रहित कर लेते हैं, तो उस क्षेत्र पर रहने वाले समस्त व्यक्ति भारत के नागरिक बन जाएंगे तत्काल प्रभाव से। ठीक है, जैसे ही वो क्षेत्र भारत की सीमा क्षेत्र के अंदर घोषित हुआ, जैसे ही हमने अपनी जो अनुसूची 1 है उसमें उस राज्य की विस्तार सीमा क्षेत्रों में उस सीमा को नोट किया,
तत्काल प्रभाव से उस सीमा क्षेत्र के सभी व्यक्ति भारत के नागरिक बन जाएंगे। क्लियर है? चलिएगा अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या बात करता है? भारत से पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता समाप्ति का प्रावधान। और इसके साथ ही लिखेंगे आर्टिकल 7 भी इसी के साथ लिखेंगे। आर्टिकल 7 ये क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान को जाने वाले, तो आर्टिकल 6 में लिख दिए पाकिस्तान से भारत को आने वाले। देखिएगा बात करते हैं 1947 की। कब की बात करते हैं? 1947 की। 2 दिन है आपका 14 अगस्त। कौन कौन से आपका? 14 अगस्त और दूसरा है आपका 15 अगस्त। इन 2 दिन को क्या हुआ था? इन 2 दिन में 2 नए देश बने थे। पहला देश पाकिस्तान था, दूसरा देश भारत था। उससे पहले दोनों एक ही देश के पार्ट हुआ करते थे, दोनों एक ही देश थे, एक ही भू क्षेत्र के अंग थे ये। लेकिन क्या हुआ था, जो 1947 में जो बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, जो माउंटबेटन योजना का हिस्सा था, उस बंटवारे के तहत कुछ हिस्सा हमारा पाकिस्तान में चला गया था। यानी कि भारत के कुछ हिस्से को काटकर अलग कर दिया गया था, उसे नया नाम दिया गया था पाकिस्तान। अब जो नया नाम दिया गया था पाकिस्तान, वो एक धर्म विशेष के आधार पर देश का गठन किया गया था। मुस्लिम धर्म के आधार पर देश का गठन किया गया था। और ये सुविधा भारतीय लोगों को दी गई थी कि जो मुस्लिम व्यक्ति चाहे पाकिस्तान जाना वो जा सकते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भारत के दक्षिण हिस्सों में, जैसे हैदराबाद में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे, वो भारत को छोड़कर जाने लगे किधर? पाकिस्तान। अब ऐसे ही कुछ हिंदू धर्म के लोग थे या अन्य अल्पसंख्यक जैसे जैन थे, कुछ सिख लोग थे, जो पाकिस्तान के हिस्सों में, उनका जो भू क्षेत्र था वो पाकिस्तान बन चुका था, वो भारत आना चाहते थे। तो उन दोनों की नागरिकताओं का प्रावधान किया गया है। पहले हमने उन लोगों की नागरिकता खत्म कर दी जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे अनुच्छेद 6 के अनुसार। अब जो लोग, जो अन्य धर्मों के लोग थे, बहुत सारे मुस्लिम लोग भी थे जो उस समय पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे, तो उनकी नागरिकता का प्रावधान यहां पर लिखेंगे। पाकिस्तान से भारत को आने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान। पाकिस्तान से भारत को आने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान। ठीक है। अब यहां पर जो चीजें थी वो क्लियर हो गई। पहली बार जो हमारे यहां से बाहर गए उन लोगों की नागरिकता, जो बाहर से हमारे पास आए उन लोगों की नागरिकता, तो सबकी नागरिकता का प्रावधान किया गया है किसमें? आर्टिकल 6 और 7 में। क्लियर है यहां तक? चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 भारत से बाहर गए या बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान। लोगों की नागरिकता का प्रावधान। क्या प्रावधान है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल जो 8 है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? इसमें 2-3 चीजें आती हैं। आपका एनआरआई, नॉन रेजिडेंस इंडिया, दूसरे आते हैं पीआईओ, पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन, तीसरे आते हैं आपके ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। नॉन रेजिडेंस इंडिया, ऐसे लोग जो भारत के नागरिक हैं, ऐसे लोग
जो भारत के नागरिक हैं, किसी जॉब के लिए, नौकरी के लिए, काम के सिलसिले में या किसी अन्य वजह से भारत से बाहर गए हैं, उन्हें एक निश्चित सीमा अवधि तक भारत से बाहर रहना है, ऐसे लोग भारत के अनिवासी भारतीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके अनिवासी भारतीय नागरिक। अनिवासी भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय नागरिक, इनको वोटिंग से अलग, इनको वोटिंग से अलग अलग सभी अधिकार, इनको वोटिंग से अलग सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। भाई कोई 6 साल के लिए, 7 साल के लिए भारत से बाहर गया हुआ है तो सिर्फ भारत में आकर वोटिंग नहीं कर सकता। उस 6 साल की 5 साल की अवधि के बीच में वो अपने पारिवारिक फंक्शन के लिए, किसी भी काम के लिए या परिवार से मिलने का अगर भारत आता है और उस ड्यूरेशन में भारत में कोई चुनाव है और उस व्यक्ति ने अपना एनआरआई कार्ड बनवा रखा है, नॉन रेजिडेंस इंडिया उसने अपने आप को घोषित किया हुआ है, तो वो व्यक्ति वोटिंग का अधिकारी नहीं होगा, उस व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। हाँ, वो चाहे 1 दिन के लिए भारत आए, चाहे आधे दिन के लिए आए, चाहे वो 1 महीने के लिए भारत आए, अगर उसके पास एनआरआई कार्ड है और वो अपनी जॉब को शिफ्ट करना चाहता है भारत, सपोज कीजिएगा कोई व्यक्ति इंजीनियर है या कोई व्यक्ति डॉक्टर है, सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने भारत से बाहर जाकर अपनी डॉक्टरी की, एमबीबीएस किया उसने अमेरिका से, या एमबीबीएस किया उसने अब्रॉड में किसी भी कंट्री से, रसिया से उसने एमबीबीएस किया। वो एमबीबीएस करने के लिए स्टूडेंट वीजा पर भारत से बाहर गया, 6 साल रसिया में रहने वाला है एमबीबीएस करने के लिए। अब जब वो 6 साल रशिया में रहेगा तो वो एनआरआई बन जाएगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड गया है, वो नॉन रेजिडेंस इंडियन बन चुका है, स्टूडेंट वीजा पर गया है। उसके बाद उसने रसिया में ही अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, उसके बाद वो भारत आता है, प्रैक्टिस कर रहा है, कोई घर में फंक्शन है, कुछ बात है, कुछ भी चीज है, भारत में आता है और भारत में कोई वैकेंसी है, कि भारत में सरकारी स्टाफ के लिए डॉक्टरों की जरूरत है, अच्छा खासा पे आउट है, वो चाहता है कि उस नौकरी में आवेदन करे। तो आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 जो आपको लोक नियोजन का अधिकार देता है, लोक नियोजन में समानता का अधिकार देता है, वो अधिकार उसको प्राप्त होगा। वो तत्काल प्रभाव से फॉर्म अप्लाई करके उस नौकरी को ग्रहण कर सकता है और तुरंत ही एनआरआई कार्ड कैंसिल करा के भारत का स्थायी नागरिक या निवासी भारतीय बन सकता है। ठीक है, यानी कि एनआरआई नॉन रेजिडेंस इंडियन को सिर्फ वोटिंग के अधिकार को छोड़कर बाकी सभी अधिकार तत्काल प्रभाव से प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिएगा उसके बाद बात करते हैं पीआईओ, पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन। पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन में आपको बता चुका हूं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान को इससे बाहर रखा गया है। वो व्यक्ति पंजीकरण के आधार पर या मूल वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन जाएगा। बनने के बाद उसे 5 वर्ष तक भारत में आना होगा। क्या? पीआईओ कार्ड धारक को 5 वर्ष तक भारत में रहने के बाद ही अधिकार प्राप्त होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अगर ये भारत में आकर नहीं रहता है, पीआईओ कार्ड बनवा लिया है, तो ये भारत का पूर्ण नागरिक नहीं बनेगा, इसको सिर्फ लिमिटेड अधिकार प्राप्त होंगे। भारत में आ जाएगा तो अनुच्छेद 20 इसको मिल जाएगा, अनुच्छेद 14 इसको मिल जाएगा। यानी कि अगर ये व्यक्ति पीआईओ कार्ड और ओसीआई कार्ड धारक में यही समानता है, क्योंकि ये तो ओवरसीज सिटीजन है, ये तो भारत के विदेशी नागरिक हैं, ये तो भारत के नागरिक ही नहीं है। क्या? जो आपके ओसीआई हैं ये तो भारत के नागरिक ही नहीं है। लेकिन अगर जो आपके पीआईओ कार्ड धारी हैं ये 5 वर्ष तक भारत में नहीं रहते हैं, तो ओसीआई कार्ड धारक और पीआईओ कार्ड धारक दोनों ही समान हो जाते हैं। क्या? दोनों ही क्या हो जाते हैं? आपके समान हो जाते हैं, क्योंकि दोनों के पास ही भारत में ना तो वोटिंग का अधिकार है, ना इनको आर्टिकल 16 मिलता है और ना ही इनको अन्य कोई अधिकार प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिएगा बात करते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप की। तो इन्हें कहा जाता है भारत के विदेशी नागरिक। भारत के विदेशी नागरिक कौन होते हैं? भारत के विदेशी नागरिक ओसीआई कार्ड जिनको मिला होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला नाम आता है आपका नेल्सन मंडेला।
कौन आता है? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कहां के व्यक्ति थे? तो नेल्सन मंडेला थे अफ्रीका के। कहां के थे? नेल्सन मंडेला अफ्रीका के व्यक्ति थे। इनको अफ्रीकी गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है नेल्सन मंडेला को? अफ्रीकी गांधी कहा जाता है। अब नेल्सन मंडेला को भारत रत्न प्राप्त है। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न प्राप्त है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन है? नेल्सन मंडेला हैं। भारत रत्न किसको दिया जाता है? सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। भारत रत्न सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। अब ऐसी कंडीशन में एक वैश्विक परिदृश्य में एक सम्मानित व्यक्ति जो अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ रहा था, बड़ी लड़ाई लड़ रहा था, उस व्यक्ति को भारतीय शासन ने सम्मानित करने के लिए उसे भारत रत्न देने की योजना बनाई। अब उस योजना में सबसे बड़ी जो अड़चन थी वो यही थी, क्योंकि भारत रत्न सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। भारत रत्न सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। तो सबसे पहले ओसीआई कार्ड का जो प्रावधान किया गया था, सबसे पहले जो ओसीआई कार्ड का प्रावधान किया गया था, पीआईओ कार्ड कब से आया आपका? 2005 से। कब से आया? 2005 से। उसके बाद आया आपका ओसीआई कार्ड। तो ओसीआई कार्ड का या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बनने वाले पहले व्यक्ति थे कौन? आपके नेल्सन मंडेला। क्लियर है? अब इन जो ओसीआई कार्डधारी होते हैं इनको कौन से अधिकार प्राप्त नहीं होते? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त नहीं होते, इस मुद्दे पर अब हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो ओवरसीज सिटीजन होंगे, कार्ड कब से आया? ये भी शुरुआत हुई आपका कब से? 2005 से। 2005 से, ठीक है। इसमें भी म्यांमार, बांग्लादेश, बांग्लादेश और पाकिस्तान को बाहर रखा गया। ठीक है। इसमें भी आजीवन वीजा सुविधा दी जाती है। आजीवन वीजा सुविधा दी जाती है। ठीक है। ये क्या था आपका? जो भारत से बाहर या भारत के अंदर रहने वाले जो विदेशी नागरिक हैं उनकी नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 8। क्लियर है? चलिएगा अब बात करते हैं आपका आर्टिकल 9। आर्टिकल 9, नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति के आधार। आर्टिकल 9 क्या कहता है आपका? नागरिकता की समाप्ति के आधार। नागरिकता समाप्त किस आधार पर होगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या? नागरिकता समाप्ति का आधार क्या होगा? सबसे पहला आधार इसमें स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, अगर आप स्वेच्छा से अपने आप ही बिना किसी जोर दबाव के किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगी। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है। दूसरा,
अवैध प्रवास, अवैध प्रवास या देशीयकरण या देशीयकरण पर, देशीयकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर गलत तरीके से नागरिकता लेने पर, गलत तरीके से नागरिकता लेने पर सरकार इसे कभी भी समाप्त कर सकती है। यह है आपके नागरिकता के समाप्ति के आधार। पहला, जैसे कि आपने अगर किसी भी देश की नागरिकता ले ली है तो आपकी नागरिकता के आधार जो वो स्वतः समाप्त हो जाती है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 नागरिकों के अधिकार। नागरिकों का नागरिकता अधिकार, नागरिकता अधिकार और विदेशियों के अधिकार, विदेशियों के अधिकार। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपका है, इसे नोट करेंगे, यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक है, तो उसके इस संबंध को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ये व्यक्ति आपका अमर है, भारत का नागरिक ही रहेगा, चाहे आपने कोई भी जुर्म किया। अब एक चीज देखिएगा, आपने किसी का मर्डर किया है, आपने राष्ट्रद्रोह किया है, आपने कुछ भी कुकृत्य किया है या कुछ भी ऐसी हरकत आपने की है जो भारतीय संविधान की दंड संहिता के अधीन आती है, अब आपको दंड दिया जाएगा, आप जेल में पड़े हो, आपको फांसी भी दी जा रही है। तो फांसी भी किस आधार पर दी जा रही है? क्योंकि आप भारत के नागरिक हो, आप भारत के संविधान के अधीन आते हो, आप भारतीय संविधान को स्वीकार करते हो। भारतीय दंड संहिता में आपके द्वारा किए गए कृत्य की सजा ये है। क्यों है? क्योंकि आप भारत के नागरिक हो, आप भारत के नागरिक हो। आपको फांसी दे दी जाएगी, लेकिन यह नहीं कहा जाएगा कि यह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है। आपका जो नागरिकता का अधिकार है वो अजर अमर है, कभी भी समाप्त नहीं होने वाला अधिकार है। हाँ, बशर्ते आप वैध नागरिक हैं भारत के, जन्म के आधार पर आप भारत के नागरिक हैं, आपका जन्म भारत में हुआ है, आपकी सारी पीढ़ियां, संपत्ति सब कुछ भारत में है, आप भारत के एक वैध नागरिक हैं। ऐसी कंडीशन में सरकार कोई ऐसी विधि बना ही नहीं सकती है कि आपकी नागरिकता समाप्त हो जाए। ठीक है? अब कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। क्या? विदेशियों को प्राप्त अधिकार। विदेशियों के अधिकार। पहला तो आपका आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, चाहे आप भारतीय हो चाहे आप विदेशी हो, कोई भी व्यक्ति हो, भारतीय दंड संहिता, भारतीय कानून सभी के लिए समान व्यवहार करेगा। क्या? भारतीय कानून सभी के लिए समान व्यवहार करेगा।
ठीक है। दूसरा आता है आपका आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि में संरक्षण। जब तक आप पर कोई दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक आपको उस दोष को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आपको ये प्रताड़ित नहीं किया जाएगा कि ये कबूल कीजिएगा कि जुर्म आपने किया है। आपको दोष सिद्धि के संबंध में पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता। आपको जीवन जीने का अधिकार है, आपको स्वच्छ वायु का अधिकार है, खाने का अधिकार है, पीने का अधिकार है, नींद का अधिकार है, सोने का अधिकार है, कहीं भी विचरण करने का, घूमने का अधिकार है। अगर आप भारत के नागरिक नहीं भी हैं तो भी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको जीवन जीने का पूर्ण अधिकार भारत में आने के बाद प्राप्त होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 23, बलात्श्रम के विरुद्ध संरक्षण। बलात्श्रम से संरक्षण, ठीक है। जो आपके शोषण के विरुद्ध अधिकारों में आता है आपका आर्टिकल 23, यानी कि किसी भी महिला को वैश्यावृत्ति के लिए अन्य प्रकार से देह व्यापार के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत किसी को टॉर्चर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका आर्टिकल 25, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता। आप किसी भी देश में रहते हैं, किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को आप मानते हैं तो भारत में आने के बाद आपको उस संप्रदाय को छोड़ना नहीं होगा। आप जिस भी शक्ति में आस्था रखते हैं, जिस भी धर्म को, संप्रदाय को, शार को, जिस भी विश्वास को आप मानते हैं, आप उसका अनुसरण कीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 भारत के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर है? नहीं हुआ जल्दी से बताइएगा। यहां तक आपका क्लियर है भाई सभी का? ये क्लियर होगा आपका आर्टिकल 10। अब बात करते हैं आर्टिकल 11 की। आर्टिकल 11, नागरिकता के अर्जन, सर्जन और परित्याग से संबंधित सभी प्रकार की विधि बनाने का अधिकार, सभी प्रकार की विधि बनाने का अधिकार संसद के पास है। संसद के पास है। वह स्व विवेक से इसके संबंधित कोई भी विधि बना सकता है। आर्टिकल 11 ये पावर देता है किसको? पार्लियामेंट को। ये पावर देता है आपका लेजिस्लेचर को कि वो भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी, कैसे उसको संभाल कर रखा जाएगा और कैसे किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। उससे संबंधित सभी प्रकार की जो विधि हैं, सभी प्रकार की जो विधि हैं वो बनाने का अधिकार किसके पास है? वो अधिकार है किसके पास? संसद के पास, ठीक है। अब संसद इस चीज को कैसे रखता है? संसद बनाता है आपके नागरिकता रिकॉर्ड। संसद बनाता है कि आपके नागरिकता रिकॉर्ड। अब नागरिकता रिकॉर्ड में क्या होता है आपका? एक तो होता है आपका एनपीआर, एक होता है आपका एनआरसी। एनपीआर क्या है? एनआरसी क्या है? एनपीआर है आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर,
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। और दूसरा है आपका एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। अब जो आपका नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप है, जो आपका राष्ट्रीय नागरिकता जो रजिस्टर है, इन दोनों की जो आपकी शुरुआत थी वो कब की गई थी? जब आपकी पहली नागरिकता की गई थी। कब? जो आपका एनआरसी है इसका जो निर्माण किया गया था वो आपका 1951 में किया गया था, 1951 में पहली नागरिकता के समय, पहली जनसंख्या जनगणना के समय, पहली जनगणना के समय इन दोनों का ही गठन किया गया था। कब? आपका जो आपका एनपीआर था ये लागू हुआ था आपका 1955 अधिनियम में। देखिएगा अब सरकार, इन दोनों में अंतर क्या है, एनपीआर क्या है, एनआरसी क्या है। एनपीआर और एनआरसी अलग अलग हैं। एनपीआर में वो सभी लोग शामिल होते हैं जिनका जन्म भारत में हुआ, भारत में रह रहे हैं, जो भारत की जनसंख्या है, क्या? जो भारत की गतिशील जनसंख्या है, जो पूर्ण रूप से भारत के ही हैं। एनआरसी में उनको भी इंक्लूड किया जाता है जो आपके एनआरआई हैं, पीआईओ हैं और ओसीआई हैं। एनपीआर में आपके एनआरआई को इंक्लूड नहीं किया जाता का। एनपीआर में आपके जो पीआईओ हैं, जो पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन है, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। जो आपके ओसीआई हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। चीजें आगे लिखते हैं फिर से। आपका एनपीआर और एनआरसी दोनों अलग अलग समझते हैं। एनपीआर और एनआरसी लिखेंगे। इसमें एनआरआई, पीआईओ तथा ओसीआई कार्ड धारकों को शामिल नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। इसमें केवल भारत की सक्रिय जनसंख्या का वर्णन किया जाता है। सक्रिय जनसंख्या का ब्यौरा रखा जाता है। अगर बात करेंगे एनआरसी की, इसमें एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कार्ड धारकों को शामिल करते हुए भारत के समस्त नागरिकों का ब्यौरा रखा जाता है। ठीक है, ये क्या है आपके दोनों अलग अलग हैं। एनआरसी अलग है, एनपीआर अलग है। एनपीआर जो है आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, इसमें जनसंख्या से संबंधित सभी प्रकार की विधियों को शामिल किया जाता है। जनसंख्या से संबंधित सभी ब्यौरे, रिकॉर्ड्स जो कुछ भी होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है एनपीआर में, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में। एनआरसी में सिर्फ भारत के नागरिकों का वर्णन होता है। अब देखिएगा, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के विदेशी नागरिक हैं, नागरिक तो हैं बट कहां है, विदेश में रहते हैं, भारत में रहते ही नहीं है,
तो वो भारत की जनसंख्या नहीं है, वो भारत की जनसंख्या नहीं है। जो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंस इंडियन, अनिवासी भारतीय, भारत के नागरिक तो हैं लेकिन भारत में निवास नहीं करते हैं, वो भारत की जनसंख्या नहीं है। पीआईओ कार्ड धारक वो पीआईओ कार्ड धारक जो भारत के मूल के नागरिक हैं लेकिन विदेश में रहते हैं, जैसे अभी ब्रिटेन के पीएम बने थे, ठीक है ना। तो जैसे अभी कमला हैरिस है, भारतीय मूल की महिला है। कहां की? सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की महिला है, हमने उनको नागरिकता दे रखी है। कमला हैरिस को भारत ने आपका जो पीआईओ कार्ड दिया हुआ है, बट वो भारत की नागरिक नहीं है, वो सॉरी नागरिक तो है, भारत की जनसंख्या नहीं है, वो भारत में रहती ही नहीं है। तो ये अंतर होता है क्या? ये आपका अंतर होता है एनआरसी में और आपका एनपीआर में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की। चलिएगा विदेशी न्यायाधिकरण किसकी बात करेंगे? विदेशी न्यायाधिकरण। इसमें एक ही चीज लिख सकते हैं आप, नागरिकता संबंधी किसी भी वाद पर अपीलीय क्षेत्राधिकार, वाद पर अपीलीय क्षेत्राधिकार विदेशी न्यायाधिकरण के पास होता है। विदेशी न्यायाधिकरण के पास होता है। अब जो आपका फॉरेनर जो न्यायाधिकरण है, क्या है आपका? जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स है, इसका जो गठन किया गया था, वैसे तो ये 1946 में था, लेकिन इसका एक्चुअल में गठन किया गया था कब? 1964 में। इसका गठन कब किया गया था आपका? 1964 में, ठीक है। और सबसे पहले इसकी स्थापना राज्य स्तर पर इसकी स्थापना सबसे पहले असम में की गई। जो इसकी स्थापना थी सबसे पहले कहां की गई? सबसे पहले इसकी स्थापना की गई आपका कहां? असम में। कब? आपका 1964 में, ठीक है। क्लियर है भाई? जो ये प्रावधान था, ये प्रावधान लिया गया था कहां से आपका? अब देखते हैं, यह प्रावधान 1946 में किया गया था, 1946 में किया गया था। उस समय यह केंद्र सरकार का अंग था। केंद्र सरकार का अंग था। 1964 से राज्य स्तर पर इसकी शुरुआत की गई। अब जो इसका अधिकारी होता है वो कौन होता है? ठीक है, जिला स्तर के जज,
जिला स्तर के जज इसके अधिकारी होते हैं। इसके अधिकारी, जिला स्तर के जज इसके अधिकारी होते हैं। यह अर्ध न्यायिक निकाय है। यह अर्ध न्यायिक निकाय है। क्या है यह? एक अर्ध न्यायिक निकाय है। क्या है ये? एक अर्ध न्यायिक निकाय है। ठीक है, कौन है अर्ध न्यायिक निकाय आपका? जो ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल है। क्लियर है? चलिएगा, ये आपका आज का टॉपिक था, जो उम्मीद है कंप्लीट हो गया। बुक में आपके कुछ टर्म्स दी गई हैं, जैसे रिफ्यूजी किसे कहते हैं, एनआरपी किसे कहते हैं। तो ये जो टर्म्स आपकी दी गई हैं इनको पढ़ लीजिएगा। प्रवासी कौन होते हैं, रिफ्यूजी कौन होते हैं, ठीक है ना, और जो आपके शरण चाहने वाले कौन होते हैं, इन सभी चीजों को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, अब आज के इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन, नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? किस भाग में है? पहला क्वेश्चन आज की सीरीज का। ऑप्शन ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 और डी भाग 4। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में नागरिकता के कितने आधार हैं? भारत में नागरिकता के कितने आधार हैं? कितने आधार हैं? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 6, डी 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? किसका है? ऑप्शन ए राज्य सरकार का, राज्य सरकार का। ऑप्शन बी न्यायपालिका का, न्यायपालिका का। ऑप्शन सी संसद का और डी नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस सीरीज में आपको काफी अच्छे क्वेश्चन में करवाने वाला हूं। कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन ए आर्टिकल 5, आर्टिकल 11, आर्टिकल 14, डी आर्टिकल 10। बताओ भाई, एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। नागरिकता संबंधी कार्ड
कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं बताइएगा। 3, 5, 7 या 9? चलिएगा, अब सबसे पहले क्वेश्चन से इनका आंसर निकालते हैं। सबसे पहला, भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 2 में है। किस में है? भाग 2 में है। कहां से कहां तक है आपका? आर्टिकल 5 से 11 तक। कहां तक है आपका? आर्टिकल 5 से 11 तक भाग 2 में है। ठीक है, भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। भारत में नागरिकता के कितने आधार हैं? भारत में नागरिकता के 5 आधार हैं। पांचों आपको बता दिए गए हैं। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर और क्षेत्रीय अधिकरण के आधार पर। ठीक है, उसके बाद नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। अब कहेंगे कि राज्य सरकार के पास भी तो हो सकता है। भारत में एकल नागरिकता है। कैसी है? भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है भारत में। अब एकल नागरिकता अगर है तो एकल नागरिकता का सीधा संबंध है आपका कि राज्य के पास तो कोई अधिकार ही नहीं है। नागरिकता संबंध किसका है? सीधा केंद्र सरकार से है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आपका कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित नहीं है? तो अनुच्छेद 14। ये किससे संबंधित है? मूल अधिकार से। किससे? आपका मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 14 में क्या आ जाते हैं? आपके मौलिक अधिकार आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके नागरिकता से संबंधित नहीं है। बाकी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे नागरिकता के अधिकार हैं। नागरिकता संबंधी कार्ड कितने हैं? 3 है। कौन कौन से आपके? एनआरआई कार्ड है आपका, पीआईओ कार्ड है और आपका ओसीआई कार्ड है। ठीक है, 3 प्रकार के कार्ड आपके नागरिकता के इशू किए जाते हैं। किसके द्वारा? भारतीय सरकार के द्वारा। ठीक है, उम्मीद है ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक टॉपिक जो इस चैप्टर में दिया हुआ है वो सारा क्लियर कर दिया गया है। हाँ, जो लास्ट में आपके कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है, माइग्रेटेड कौन होते हैं, रिफ्यूजी कौन होते हैं, उन सबको आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।